नमस्कार, सिटी न्यूज़ के सभी दर्शकों का वेलनेस वॉच इस प्रोग्राम में मैं अनीता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दर्शकों, आने वाले 17 नवंबर को एपिलेप्सी डे मतलब मिर्गी दिन है, जागतिक मिर्गी दिन। तो इस बारे में जानकारी आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से लेने वाले हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में उपलब्ध है डॉक्टर राहुल डकरे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर का मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। सर न्यूरोलॉजिस्ट है, MBBS उन्होंने किया है JJ हॉस्पिटल मुंबई से, MD इंटरनल मेडिसिन उन्होंने नागपुर से कंप्लीट किया है। डॉक्टर NP न्यूरोलॉजी में उन्होंने दिल्ली NCR से कंप्लीट की है और फिलहाल वो अमरावती में प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ न्यूरोलॉजिस्ट। तो आज उनसे हम जानेंगे मिर्गी इस बीमारी के बारे में। आपको तो पता है मिर्गी मतलब फिट और एपिलेप्सी, इसके बारे में काफ़ी सारे मिथ हमने सुने हैं। मतलब अगर हम पुराने ज़माने से बात करें, एक अंधश्रद्धा के व्यू से अगर उसको बात करें तो भूत का साया लगा है या भूत प्रेत का साया उस पेशेंट पे है, इसलिए उसको मिर्गी आई, उसको फिट आई। तो ऐसे टाइम पे क्या करते थे, उसको चप्पल सुंघानी है, प्याज सुंघाना है, ऐसे मुंह में चम्मच डालने हैं, ऐसे करके उसको उस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करते। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे गया, डेवलप हुआ, इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस समाज में फैलने लगा और उसको लेके जो एक मिथ्य थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। लेकिन आज भी पूरी तरीके से उसको लेके अवेयरनेस नहीं है। इसी जानकारी के साथ आज इस प्रोग्राम में हम आए हैं। तो राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये रहेगा कि ये मिर्गी एक्चुअल होती क्या है बीमारी? बेसिकली मिर्गी मतलब ब्रेन का एक स्पेसिफिक रीजन से या फिर एरिया से कभी कभी एबनॉर्मल स्पार्किंग, मतलब लेमैन्स लैंग्वेज में बोला जाए तो एबनॉर्मल करंट स्पार्किंग होता है और वहाँ से फिर एबनॉर्मल मूवमेंट्स पूरे शरीर में या फिर शरीर के किसी हिस्से में शुरू हो जाते हैं। इसके लक्षण कैसे होते, पता कैसे चलता है कि ये जो पेशेंट है ये मिर्गी से ग्रस्त है? तो मिर्गी के बेसिकली बहुत से टाइप्स होते हैं, उसमें के बहुत कॉमन या फिर इम्पोर्टेंट टाइप्स होते हैं। एक तो फोकल एपिलेप्सी और एक होती है जनरलाइज एपिलेप्सी। फोकल एपिलेप्सी मतलब शरीर का एक हिस्से में कंपन होना या फिर एक हिस्से में एपिलेप्सी के या फिर फिट के लक्षण होना। और जो जनरलाइज एपिलेप्सी होती है उसमें साइमल्टेनियसली शरीर के पूरे हिस्सों में, यानी दोनों हाथ, पैर, फेस, इस अंगों में एक साथ एपिलेप्टिक एक्टिविटी यानी मूवमेंट्स, कंपन, इसके कंपन हो जाए या फिर दांत पे दांत भींचना, टंग बाइट हो जाना, जबान कट जाना, या फिर कई पेशेंट्स के पेशाब भी निकल जाते हैं या फिर कई पेशेंट्स ऑल ऑफ अ सडन गिर जाते हैं। तो यूजुअली कॉमनली यही मिर्गी के लक्षण होते हैं। उसको यूजुअली मराठी में कहा जाता है दांत खिड़ी बसली है। करेक्ट। और ऐसे टाइम पे फिर मुंह में चम्मच डाल के उसके जो दांत एक में एक फंसे होते हैं उसको अलग करने की कोशिश की जाती है। तो इसके ये जो बीमारी है ये जन्म से होती है या पर्टिकुलर एक एज के बाद हो जाती है? तो एपिलेप्सी बेसिकली इसके मतलब जो कारण होते हैं, ये पहले तो एपिलेप्सी किसी भी एज में हो सकती है और लगभग हर इंसान में थ्रू आउट हिज लाइफ, मतलब उसके पूरे जीवन काल में 10% रिस्क होती है फिट या फिर सीजर आने की। तो जैसे एपिलेप्सी के कारण जो होते हैं वो एज वाइज अलग अलग होते हैं। जैसे छोटे बच्चों में कभी कभी जन्म के बाद ही ऑक्सीजन कम हो जाता है, ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलता है, तो उस पेशेंट में सीजर की रिस्क ज़्यादा होती है। उसके साथ साथ ब्रेन इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंजाइटिस, एन्केफेलाइटिस या फिर कई बार टीबी या फिर कई बार न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, ये कॉमन कॉजेस है सीजर्स के या फिर एपिलेप्सी के बच्चों में। जैसे हम उम्र बढ़ती है, मिडल एज ग्रुप जो होता है वहाँ पे एपिलेप्सी के कारण कॉमन जो होते हैं वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हेड इंजरी हो जाए, या फिर बहुत से मरीज जो डेली अल्कोहल ड्रिंकर्स है, तो अल्कोहल जो डेली पीते हैं और एकदम से बंद कर दे या फिर इतने ज़्यादा मात्रा में पी जाए, उससे भी कभी कभी फिट आते हैं, या फिर अल्कोहल सडनली बंद करने से फिट्स आते हैं, उसको हम अल्कोहल विड्रॉल कहते हैं। और जैसे एल्डरली पॉपुलेशन, मतलब जिनका उम्र 60-70 के बीच में है या उससे ज़्यादा है, उस एज में फिट्स या फिर एपिलेप्सी के कारण अलग होते हैं। जैसे कि ब्रेन में ट्यूमर हो जाए या फिर स्ट्रोक हो जाए, ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए, ऐसे कारण एल्डरली पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन होते हैं।
दौरे आने के कैसे प्रकार होते हैं, मतलब किस किस प्रकार के दौरे आ सकते तो हैं इसमें? बेसिकली जो ब्रेन के अलग अलग हिस्से होते हैं, तो फ्रंटल लोब एपिलेप्सी होती है, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी होती है, ऑसिपिटल लोब एपिलेप्सी होती है। तो जैसे लोब वाइज लक्षण अलग होते हैं। तो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स के यूजुअली एक हाथ कड़क हो जाता है, ओरोमैंडिबुलर मतलब मुंह के मूवमेंट्स हो जाना चालू हो जाता है, उनका बिहेवियरल अरेस्ट हो जाता है, मतलब उनको आजू बाजू में क्या चल रहा है पता नहीं चलता। दिखते एक तरफ गर्दन हो जाती है उनकी, उनको अलग अलग स्मेल आते हैं, या फिर एब्डोमिनल ऑरा जिसको हम कहते हैं, उसमें पेट में पेशेंट को एबनॉर्मल सेंसेशन होने लगते हैं, घबराहट हो जाने लगती है। तो ये टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के लक्षण है। ऐसे ही ऑसिपिटल लोब एपिलेप्सी होती है जिसमें पेशेंट को सडन तारे टूटने जैसी सेंसेशन हो जाते हैं, जैसे कि बिजली कड़क रही हो, तारे टूट रहे आंखों के सामने, ऐसे लक्षण उनको दिखने लगते हैं। या फिर सडन उनको विजन लॉस हो जाता है फॉर फ्यू सेकंड्स या फिर फ्यू मिनट्स, ये ऑसिपिटल लोब एपिलेप्सी हो जाए। फ्रंटल लोब एपिलेप्सी में पेशेंट सडनली एक तरफ देखने लग जाता है, गर्दन एक तरफ चले जाती है, या फिर चीखने चिल्लाने लगता है, या फिर सडनली उसका बोलना चले जाता है। तो ये हर एक ब्रेन के हिस्से से अगर एपिलेप्सी का मतलब जो लक्षण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और जो जनरलाइज एपिलेप्सी होती है वो भी दो तरह की होती है, जिसमें एब्सेंस एपिलेप्सी होती है, जिसमें पेशेंट को कोई मूवमेंट नहीं होती है, पेशेंट बस आपके तरफ ऐसे स्तब्ध होकर देखते रहता है, तो ये होती है एब्सेंस एपिलेप्सी। या फिर वो बहुत देर तक चलेगी, फ्यू सेकंड्स के बाद सडनली वो कोलैप्स हो जाएगा या फिर गिर जाएगा। दूसरा जो टोनिक जनरलाइज एपिलेप्सी होती है उसमें पेशेंट के हाथ पैर कंपन हो जाएंगे, दांत कीड़ी बैठ जाएगी, या फिर दांत पे दांत बीत जाएंगे, टंग बाइट हो जाएगी, पेशाब निकल जाती है। तो ये हो गए जनरलाइज एपिलेप्सी के कुछ टाइप्स। और भी कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि एपिलेप्टिक स्पाजम्स होते हैं, मायोक्लोनिक एपिलेप्सी होती है जिसमें पेशेंट का फॉर फ्यू सेकंड्स एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो जाती है, जैसे ऐसे करने लगता है पेशेंट। तो ये अलग अलग टाइप्स के एपिलेप्सी होती है और अलग अलग उसके सिम्टम्स होते हैं। तो एपिलेप्सी के जो सिम्टम्स है और क्यों होती है जानते हैं, लेकिन सबसे पहले अभी हमारे दर्शकों को बेहद ज़रूरी है ये जानकारी देना कि इसके लक्षण कैसे पहचानें। लक्षण जो होते हैं, अगर पेशेंट बैठा है या फिर उसके कंफर्टेबल पोजीशन में है, उसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, ऑल ऑफ अ सडन अनकॉन्शियस हो जाए, या फिर चलते चलते अचानक से गिर जाए, या फिर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उसके टीचर्स यूजुअली नोटिस करते हैं एब्सेंस एपिलेप्सी। तो बच्चे को टीचर को लगता है उसका ध्यान नहीं है पढ़ाई में, लेकिन वो बच्चा देख रहा है लेकिन उसको सीजर चल रहे हैं, मतलब एब्सेंस एपिलेप्सी चल रही है, लेकिन उसको टीचर को लग रहा है कि वो ध्यान नहीं है। तो बहुत बार जो एब्सेंस एपिलेप्सी वाले बच्चे जो होते हैं वो टीचर नोटिस करते हैं कि इसका ध्यान नहीं है पढ़ाई में, लेकिन एक्चुअली उसको एब्सेंस सीजर आ रहे होते हैं। तो ये ऐसे हर एक एपिलेप्सी के टाइप्स के उस अनुसार उसके लक्षण अलग अलग होते हैं। तो ये जो अभी आपने बताया है लक्षण, क्योंकि क्या है ना, शुरुआती में उसके लक्षण पता चलना बहुत ज़रूरी, क्योंकि उसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। तो ये जो पेरेंट्स में बोलिए या टीचर्स में बोलिए, ये अवेयरनेस बच्चों को लेके या बड़ों को लेके कि इस बीमारी से ये इंसान जूझ रहा है या इसको ये बीमारी से रिलेटेड लक्षण दिख रहे हैं, इसके अवेयरनेस के लिए क्या किया जाता है? इसके अवेयरनेस के लिए बेसिकली जैसे जिस भी पेशेंट में, छोटा बच्चा हो या फिर मिडिल एज हो या फिर एल्डरली हो, ऐसे लक्षण दिखे तो उसको इग्नोर ना किया जाए, या फिर उसको दुर्लक्ष्य ना करना जाए, उसको भूत प्रेत का साया या फिर कोई जादू टोना या फिर कोई साइकेट्रिक इशू है या फिर मानसिक रोग छोड़ के बोल के उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और उसको एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाओगे तो फिर वो कुछ जांच होती है, जैसे एमआरआई ब्रेन हो या फिर ईईजी हो, ऐसी जांच करने से उसका एक्यूरेट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, जो कि विद इन मतलब जो टाइम होता है, टाइम में अगर हो तो पेशेंट बहुत बढ़िया रिजल्ट भी होते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, और इसी तरीके से मतलब उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। जो अभी आपने बताया, तो ये तो पहली बात तो ये कि इस बीमारी का निदान क्या है, और जो अभी आपने बोला ईसीजी और एमआरआई, तो ये जो ट्रीटमेंट है ये इसमें क्या भूमिका निभाती है? तो बेसिकली बहुत बार क्या होता है, एक तो होता है एपिलेप्सी के कारण कुछ होते हैं जिसमें स्ट्रक्चरल डैमेज होता है ब्रेन में, जैसे कि फोकल कॉर्टिकल डिस्प्लेजिया, मतलब ब्रेन का एक हिस्सा जन्मजात एबनॉर्मल है, या फिर टेम्पोरल स्क्लेरोसिस होता है जिसमें ये एक हिस्से में कुछ एबनॉर्मल स्क्लेरोसिस हो जाए, स्कारिंग हो जाए, तो या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में किसी को ब्रेन में हीमरेज हो जाए छोटा सा, या फिर किसी के ब्रेन में एनसीसी है, ट्यूबरक्यूलोमा है, या फिर टीबी है। तो ऐसे सिचुएशंस में ब्रेन का एमआरआई जो होता है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि स्ट्रक्चरल डैमेज जो है अपने को सिर्फ एमआरआई ब्रेन में ही दिखेगा। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं उनको एपिलेप्सी होता है और उनकी सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन बहुत बार नॉर्मल होता है तो पेशेंट को भी लगता है कि शायद मुझे नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन में एमआरआई ब्रेन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी। और ईईजी जो होता है, ईईजी का रोल जो है कि ब्रेन के किस हिस्से में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल स्पार्कलिंग हो रही है, उसके लिए अपने को ईईजी करना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर राहुल मुझे एक बताइए कि इस बीमारी को लेके किस तरह के उपचार किए जाते हैं? तो जो ट्रीटमेंट या फिर उपचार जो है उसको 3 हिस्सों में हम बांटते हैं। एक तो हो जाए एक्यूरेट डायग्नोसिस, जिसके लिए हम एमआरआई और ईईजी करते हैं। दूसरी ट्रीटमेंट मोडालिटी है जो एंटी सीजर मेडिसिन या फिर एंटी एपिलेप्टिक जिसको बोलते हैं, जिसमें हम पेशेंट को बहुत से क्लास ऑफ ड्रग्स है उसमें के हम स्टार्ट करते हैं जिस तरह की एपिलेप्सी है उस हिसाब से। बहुत से पेशेंट 1 या 2 टाइप के मेडिसिन पे ही कंट्रोल हो जाते हैं अच्छी तरीके से एडिक्वेट डोज में अगर ट्राई कर मतलब शुरू किया तो। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको हम रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी कहते हैं, जिसको बहुत सारे एंटी एपिलेप्टिक चलने के बावजूद भी, मतलब 3, 4, 5 दवा चलने के बावजूद, फुल डोज में चलने के बावजूद भी उनको एपिलेप्सी या फिर फिट्स आते रहते। तो ऐसे पेशेंट्स में नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जैसे कीटोजेनिक डाइट है, स्पेसिफिक एक डाइटरी मोडालिटी है या फिर टाइप है, या फिर वेगल नर्व स्टिमुलेशन है, ऐसे कुछ मोडालिटीज़ है। जो तीसरा और एक जो पार्ट है ट्रीटमेंट का उसमें होता है एपिलेप्सी सर्जरी, जिसमें अगर ब्रेन के किसी स्पेसिफिक हिस्से में एबनॉर्मेलिटी है, स्ट्रक्चरल डैमेज है, तो उस सिचुएशन में एपिलेप्सी सर्जरी की जा सकती है। उसका एक डिटेल प्री सर्जिकल वर्कअप किया जाता है जिसमें पेट स्कैन किया जाता है और लॉन्ग टर्म वीडियो ईईजी, मतलब 24 से 48 घंटे या फिर कहीं कहीं हफ्तों तक भी हम कंटिन्यूअस वीडियो ईईजी करते हैं, जहाँ पे पेशेंट के एपिलेप्सिक फिट्स जो होते हैं वो हम दौरे रिकॉर्ड करते हैं वीडियो के साथ। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन की और वीडियोग्राफी जो पेशेंट को फिट्स आते हैं वो भी रिकॉर्ड किए जाते हैं, और वो सब फिर क्लिनिकली, रेडियोलॉजिकली और इलेक्ट्रोग्राफिकली मतलब ईईजी वाइज हम कोरिलेट करके पेशेंट सर्जरी का कैंडिडेट है या नहीं ये डिसाइड करने के बाद अगर वो अप्रोप्रिएट कैंडिडेट है तो उसको हम सर्जिकल ट्रीटमेंट भी ऑफर कर सकते हैं। क्या बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो पाती है? पूरी तरीके से ठीक होना ये बताना मुश्किल है, लेकिन लगभग 70 से 80% जो पेशेंट होते हैं एपिलेप्सी के या फिर मिर्गी के, वो एक्यूरेट या फिर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के बाद उनकी फिट्स या फिर एपिलेप्सी कंट्रोल की जा सकती है। और जो कुछ 10 या 20% पेशेंट होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज होता है या फिर वो सर्जिकली भी करेक्टेबल नहीं होता है, इन दैट केस तो फिर वेगल नर्व स्टिमुलेशन, कीटोजेनिक डाइट या फिर कभी कभी एपिलेप्सी की पैलिएटिव सर्जरीज होती है, उसमें उनकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव की जा सकती है। पूरी तरीके से ठीक ना हो लेकिन उनकी लाइफस्टाइल अपन इम्प्रूव कर सकते हैं। पेशेंट को दवाई कितने समय तक लेनी होती है? अगर इन केस हम उनको दवाई का डोज देते हैं और बीच में उन्होंने छोड़ दिया तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स उस पेशेंट पे होते हैं? तो जो अगर किसी को एंटी सीजर मेडिसिन शुरू हुए हैं तो एक दौरे के बाद लगभग एटलीस्ट मिनिमम 3 ईयर तक पेशेंट को एंटी सीजर मेडिसिन यानी मिर्गी की दवा लेनी पड़ती है। एक दौरा आने के बाद जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उस डोज में, अगर 3 साल तक उसको कोई भी दौरा नहीं आया तो 3 साल के बाद हम एक ईईजी करके देख सकते हैं ब्रेन का, वो भी नॉर्मल है, पेशेंट को पिछले 3 साल में दौरा भी नहीं आया है, तो हम स्लोली ग्रेजुअली उसके जो फिट्स की एंटी सीजर मेडिसिन है वो टेपर ऑफ करके बंद कर सकते हैं, लेकिन वो भी क्लोज फॉलोअप में, मतलब डॉक्टर के क्लोज फॉलोअप में इस तरीके से उसको ग्रेजुअली टेपर ऑफ करके बंद कर सकते हैं। अगर दवाई काम ना करे, जो हम उनको डोज दे रहे हैं, जो भी उनका पीरियड है डोज का, अगर उस पीरियड में उनको दवाई सूट नहीं होती है और वो काम नहीं करती है, तो या फिर जो वीएनएस में अन्य विकल्प कुछ अवेलेबल है पेशेंट के लिए जिनको ये दवाई सूट नहीं होती है? नहीं, तो अभी क्या है, अभी बहुत अच्छी एंटी सीजर मेडिसिन है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स अवेलेबल है जिसके बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और अगर एक क्लास ऑफ ड्रग से मतलब किसी को साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे, सूट नहीं हो रहे, तो देयर इज़ मतलब दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन है। तो ऐसा होता नहीं है कि एक पेशेंट में सारे क्लास ऑफ ड्रग्स सूट नहीं कर रहे या फिर रिएक्शन हो रही है, ऐसा होता नहीं है। मतलब फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे ड्रग्स जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है,
इवन प्रेगनेंसी में या फिर ड्यूरिंग लैक्टेशन सेफ ड्रग्स, ऐसे भी एंटी सीजर मेडिसिन आ चुके हैं मार्केट में। तो ऐसा होता नहीं है। तो अभी हमने इस बीमारी के लक्षण, उसका उपचार और उसके बारे में जो भी अवेयरनेस है वो थोड़ी सी जान ली, लेकिन अब हम आते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो जो पेशेंट होते हैं उन्हें कौन सी सावधानियां खुद से उन्होंने लेनी चाहिए? तो जो पेशेंट को एपिलेप्सी है बेसिकली उनको सबसे इम्पोर्टेंट जो मतलब दवा के साथ साथ दूसरे इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें उनका ध्यान रखना है, जैसे कि 7 से 8 घंटे मिनिमम गुड क्वालिटी स्लीप डेली होनी ही चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द मतलब थिंग्स। 8 घंटे सोना ही सोना चाहिए। मेडिसिन का एक भी डोज जिस डोज में प्रिस्क्राइब किया है वो मिस नहीं होना चाहिए। कई पेशेंट हम देखते हैं जिसमें एक डोज मिस हो जाता है और फिर वो फिट्स लेके आ जाते हैं दूसरे दिन। हाँ। और फिर वो जनरल प्रैक्टिशनर या फिर इधर उधर भटकते हैं, फिर उनके हाँ। डोज सडनली इंक्रीज किए जाते हैं, बट एक्चुअल कारण जो होता है कि उन्होंने डोज मिस किया हुआ है। तो 7 से 8 घंटा नींद बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस जितना कम ले उतना अच्छा है। और किसी भी प्रकार का नशा बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मतलब करना ही नहीं है। अल्कोहल हो या फिर किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। ये जो चीज़ें अभी डॉक्टर साहब ने बोली ये सिर्फ एपिलेप्सी के पेशेंट के लिए नहीं, आम जिंदगी में सभी को लागू होती है। अगर ये चीज़ें हम फॉलो करते हैं तो शायद ही हमें किसी बीमारी से जूझना पड़े। तो इसके बाद एक सवाल ये आता है कि जो पेशेंट है एपिलेप्सी के, क्या वो नॉर्मल लोगों की तरह शादी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं या ये सारी चीज़ें कर सकते हैं? क्योंकि हमने रिसेंटली एक मूवी देखी थी, अगर आपको याद हो, जानवी कपूर और धवन की। तो उसमें जानवी कपूर इस बीमारी से जूझ रही है और उस बीमारी के कारण उनकी शादीशुदा लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा असर होता है। बात डाइवोर्स तक जाती है क्योंकि उसको एपिलेप्सी है और उसका पति उसके साथ नहीं रहना चाहता। तो ये जो चीज़ें हमने मूवी में देखी तो रियल लाइफ में भी काफ़ी लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो क्या उन्होंने इससे जूझते समय ये नॉर्मल लाइफ वो जी पाते हैं? जैसे मैंने बताया 70 से 80% पेशेंट में एपिलेप्सी बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है एंटी सीजर मेडिसिन पे या फिर जो फिट्स की मेडिसिन होती है उन पे, और वो बिल्कुल बिल्कुल सामान्य मतलब अपने सब लोगों जैसी ही ज़िंदगी जीते हैं। जो 10% 20% पेशेंट होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डैमेज होता है स्ट्रक्चरल, उनमें कई परसेंट 10% के लगभग पेशेंट जो एपिलेप्सी सर्जरी कैंडिडेट होते हैं, तो वो एपिलेप्सी सर्जरी के बाद भी उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी इंप्रूव हो जाती है, फिट्स कम हो जाते हैं। 10% पेशेंट 5 या 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें फिट्स रिकरेंट आते हैं। उनमें फिर वेगल नर्व स्टिमुलेशन कीटोजेनिक डाइट के बाद उनमें भी लाइफस्टाइल में कुछ हद तक अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट की जाती है। बट ये सब करते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अप्रोप्रिएट मेडिसिन अप्रोप्रिएट डोज में अप्रोप्रिएट टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने जैसे बात की कि जो मिर्गी का पेशेंट है इसके दौरे आने की कोई टाइम ये फिक्स नहीं है, कभी भी वो दौरे आ सकते हैं। तो क्या ये पेशेंट वाहन चला सकते हैं या इनके लिए कोई नियम है या कोई एक उनको बोलते हैं ना कि एक थोड़ी सी उस चीज़ की ये लेनी चाहिए, उन्होंने अवेयरनेस लेनी चाहिए या ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए तो उनको किसी भी एक्सीडेंट से उनको बचना पड़ेगा? तो जो वेल कंट्रोल्ड एपिलेप्सीज है, हाँ। जिसको मेडिसिन के साथ या अभी मतलब फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ही कम है या फिर बहुत ही अच्छे से कंट्रोल्ड है, तो वो पेशेंट सारी चीज़ें रूटीनली जो सामान्य लोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं। उनमें कोई यूजुअली रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं, सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। जो पेशेंट विथ ट्रीटमेंट मतलब बहुत सारी दवाई चल रही है या फिर मेडिसिन के बावजूद भी सीजर्स आ रहे हैं, उन पेशेंट के लिए डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी है जो उन्होंने डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हाई अल्टीट्यूड या फिर हाइट है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, या फिर जो भी जहाँ पे भी वो अकेले है वो चीज़ें उन्होंने अवॉइड करनी चाहिए। अब हमने ये सब साइंटिफिक रीजंस और साइंटिफिक चीज़ों के बारे में बात की, अब हम आते हैं मिथ्य की तरफ। तो मिर्गी के दौरे आने के बाद उस पेशेंट को चप्पल सूंघाना, पानी पिलाना या फिर मुंह में चम्मच डालना, ये चीज़ें जो होती है कितने हद तक सही है? ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। किसी भी पेशेंट को अगर फिट्स आ रही है, आपके सामने आ रही है, तो
द बेस्ट थिंग या फिर सबसे करेक्ट चीज़ आप जो कर सकते हो वो शांति से पेशेंट को एक ऐसी जगह पे मतलब लेटा दो जहाँ पे उसको वो हार्म ना हो, मतलब वो इंजरी सस्टेन ना करे। अगर क्योंकि बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको हेड के मूवमेंट्स होते हैं, हेड बैंगिंग होता है, हाथ पैर मारते हैं, तो उनको वो खुद को इंजर्ड कर देते हैं या फिर आजू बाजू के लोगों को इंजर्ड करते हैं। कहीं पे सर लग गया या फिर हाथ पैर मार दिया, फ्रैक्चर मतलब हो जाते हैं पेशेंट को एक्चुअली। तो पेशेंट को अच्छी बेड पे लिटा दो, एक तरफ अगर हो सके उसके कपड़े ढीले कर दो अगर बहुत टाइट पहने हैं तो, और लेफ़्ट लैटरल पोजीशन पे अगर हो सके तो बहुत ही अच्छा, एक तरफ लेटा दो लेफ़्ट लैटरल या फिर राइट लैटरल, लेफ़्ट लैटरल इज़ बेटर सो दैट वो अच्छे से ब्रीथ कर पाए। और अगर एपिलेप्सी का अटैक 1-2 मिनट के बाद या फिर कुछ सेकंड के बाद नहीं रुका तो बेस्ट वे है कि उसको हॉस्पिटल पे लेके जाओ, सो दैट अगर कंटिन्यूस फिट्स आ रहे हैं या फिर एपिलेप्सी का दौरा काफ़ी लंबे तक चल जाए तो उसको कोई इंजेक्टेबल मतलब इंजेक्शन लगा दिया जाए। या और जो चम्मच डालने की बात आई या फिर कोई केरोसिन, चप्पल सुंघाना या फिर जो भी अलग अलग चीज़ें करते हैं वो बिल्कुल गलत है। उसमें पेशेंट को सिर्फ हार्म ही हो सकता है, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो इस बीमारी को लेके समाज में जो गलत फहमियाँ हैं उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? सब इस सिटी न्यूज़ के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये कोई मानसिक स्थिति नहीं है, ये एक ब्रेन की ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एबनॉर्मल स्पार्किंग होती है ब्रेन में। तो ऐसे पेशेंट को किसी भी मतलब गलत नज़रिए से ना देखा जाए, उनको जितना मतलब सपोर्ट किया जाए उतना बेहतर होगा। और उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको किसी भी चीज़ से रोका ना जाए, सो दैट वो सब लोगों जैसी नॉर्मल ज़िंदगी जी पाए और किसी भी पेशेंट को कोई भी मानसिक तान तनाव इस रोग के वजह से या फिर सामाजिक मतलब आइसोलेशन की वजह से ना हो। तो अभी हम आते हैं इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में। आप इस बीमारी से लेके जनता को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, और अगर किसी को आपसे संपर्क करना है इस बीमारी से लेकर, कोई सुझाव आपसे लेना है तो आपसे वो कहाँ संपर्क कर सकता है, इसके बारे में जानकारी देते? तो मैं सब सिटी न्यूज़ के दर्शकों को और सारे तमाम लोगों को गुजारिश करता हूँ कि ऐसी कोई भी सिम्टम्स अगर आपके आजू बाजू में या फिर आपके रिश्तेदारों में अगर हो आपके सामने आए तो ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर ना करिए, तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। मैं अमरावती में अभी रिसेंटली आया हूँ और मेरा क्लिनिक मेरा ये न्यूरो क्लिनिक रुक्मिणी नगर अमरावती में ही है और मैं एज अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट रिम्स हॉस्पिटल में भी ज्वाइन हूँ। तो मिर्गी एपिलेप्सी, इसके बारे में जानकारी आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको देने की कोशिश हमने की है। 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे है और इस वेल्थ वॉच के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को हमने जागरूक करने की कोशिश की है, क्योंकि इस बीमारी को लेके काफ़ी सारी मिथ है और वो मिथ्यों को हम साइंटिफिक व्यू से देखने से बेटर हम मिथ्यों के पीछे जाना ज़्यादा काफ़ी लोग ये करते हैं। तो आज साइंस काफ़ी आगे बढ़ चुका है, हर बीमारी हर समस्या का निराकरण आज साइंस के पास है, हमें बस उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। और अगर जानकारी नहीं है तो कोई ऐसा एक माध्यम जो हमें इस बारे में जानकारी दे सके, इसकी भी जानकारी अगर हमारे पास है तो हम काफ़ी सारी गलत चीज़ों को फेस करने से बच सकते हैं या किसी भारी मात्रा में नुकसान से बच सकते हैं। तो बस सिटी न्यूज़ के सभी दर्शकों को इतना कहना चाहेंगे कि साइंटिफिक रीज़न से हर चीज़ को देखना ज़रूरी है। आप देखिए और ख़ुद की हेल्थ की तरफ, वेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो ही ज़िंदगी का मज़ा ले पाएंगे। राहुल जी, आज आप यहाँ आए और आपने काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी सिटी न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूँ, एपिलेप्सी जैसे महत्वपूर्ण विषय पे बोलने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो दर्शकों, आज वेल्थ वॉच इस प्रोग्राम में यही आपसे हम यहाँ से आपकी रज़ा लेते हैं, यहाँ से चलते हैं, लेकिन और कोई ना कोई एक नया सब्जेक्ट लेके आपसे मिलते रहेंगे। आप सिटी न्यूज़ को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के लिए बस यही, चलते हैं, नमस्कार।